प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा छात्र शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया। छात्र शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम प्रशिक्षणार्थियों को किस प्रकार से उन शिक्षण कौशलों को सिखाते हैं, उन विधि प्रविधियों को सिखाते हैं, उन शिक्षण सूत्रों को बताते हैं और कई प्रकार के नवाचारों के बारे में ज्ञान देते हैं, ताकि छात्र अध्यापक इन प्रशिक्षण में प्राप्त करते हुए इन शिक्षण कौशलों को सीख करके पाठ का ठीक प्रकार से विकास कर सके। इस प्रकार के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान प्राध्यापकों के द्वारा विभिन्न प्रकार से शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों को कैसे वो दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से शिक्षण उद्देश्यों का प्रयोग करके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन छात्र ला सकते हैं, इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में, इन प्रक्रियाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महाविद्यालय के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेज की जो व्यवस्था दी गई है वो एक सराहनीय कदम है। विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आपके सिलेबस के अनुसार मैं रोजाना आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो विषय वस्तु है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप रोजाना मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे और सुन करके अपने सिलेबस को पूर्ण कर रहे होंगे, ताकि आप अच्छे अंकों से पास हो सके और विश्वविद्यालय में मेरिट में अपना स्थान बना सके, ऐसी आशा हम रखते हैं। आज इन प्रक्रियाओं को समझाने के लिए मैं आपको एक एक बिंदु को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करूंगा और धैर्यपूर्वक आप सुनेंगे, उनको देखेंगे। पहला है मेरा छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण। छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? जब हम छात्र शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो छात्रों के व्यवहार का हमें निरीक्षण करना चाहिए। किस प्रकार के छात्र व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार को किस प्रकार से हम निरीक्षण करें और अपेक्षित व्यवहार के परिवर्तन में क्या वो हम जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, क्या उनमें परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से वो कक्षा में कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से अध्यापक की बताई बात पर वो अपना विश्वास के अनुसार वो अपने उनके आदेश की पालना कर रहे हैं। इन सारे छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण समय समय पर हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि जब अध्यापक छात्रों को कार्य देता है, प्रशिक्षणार्थियों को कोई काम बताता है, तो वो समय पर उस कार्य को कर रहे या नहीं कर रहे, इनके व्यवहार का, इन कार्यों का निरीक्षण भी हमें समय पर करना चाहिए। क्योंकि जब तक छात्र का व्यवहार सही नहीं होगा, कार्य भी हमारा ठीक प्रकार से संपन्न नहीं होगा। इसलिए समय समय पर उनको हमें व्यवहार का निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। ये छात्र के शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। दूसरा है निर्देशन सेवाएं, पुस्तकालयों, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, सुधार हेतु योजना। निर्देशन सेवाओं के बारे में भी हमें छात्र अध्यापकों को समय समय पर बताते रहना चाहिए, गाइडेंस देते रहना चाहिए, ताकि निर्देशन सेवाओं को वो लाभ उठाते हुए शैक्षिक समस्याओं को वो दूर कर सके, विद्यालय की समस्याओं को वो दूर कर सके, कई प्रकार की जो भी सामाजिक वातावरण की कठिनाइयां उनको वो दूर कर सके। ऐसी निर्देशन सेवाओं के बारे में भी अध्यापक को प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंगों में बतानी चाहिए। गाइडेंस एक निर्देशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो कभी समाप्त नहीं होती। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ऐसे गाइडेंस को समय के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार हमें उनको बताने चाहिए, ताकि छात्र अध्यापक को इनको सीख करके विद्यार्थियों को निर्देशन प्रदान कर सके। ऐसी सेवाओं को, निर्देशन सेवाओं के बारे में हमें समय समय पर उनको बताते रहने चाहिए। ये भी हमारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। पुस्तकालय का भी बहुत महत्व होता है। पुस्तकालय महाविद्यालय की रीढ़ की हड्डी होती है या विद्यालय की रीढ़ की हड्डी होती है। पुस्तकालय के बिना हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि पुस्तकों का संग्रह ही पुस्तकालय कहलाता है, जहाँ पुस्तकें इकट्ठे रूप में रखी जाती है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साहित्य हमें पढ़ने के लिए मिल जाते हैं, कई विषय वस्तु हमें मिल जाती है, कभी लेख हमें मिल जाते, कई मैगजीन हमें मिल जाती है। इन कई प्रकार के हमें विद्वानों के जो विचारधारा के अनुसार हमें
संग्रह वहाँ पर जो किताबों का वो मिल जाता है। इन संग्रहों का लाभ अध्यापक को, छात्र अध्यापकों को उठाना चाहिए और पुस्तकालय की किस प्रकार से हम सुधारात्मक रूप से योजना बना सकते हैं, ये कार्यक्रम में उनको जो भी हमारे जो प्रक्रिया उनके माध्यम से हम बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। क्योंकि पुस्तकालय से हम स्वयं स्वाध्याय कर सकते हैं। पुस्तकालय में बैठ करके कई विषय वस्तु की हम जानकारी ले सकते हैं। पुस्तकालय से साहित्य के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। पुस्तकालय में एक विषय के साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं पुस्तकालय के द्वारा अध्यापक सीख सकता है, प्रशिक्षणार्थी सीख सकता है। इनके बारे में भी हमें कार्यक्रम के अंतर्गत बताते रहते हैं किस प्रकार हम योजना उसकी बना सकते हैं। मध्यांतर भोजन की व्यवस्था में सुधार हेतु योजना, और जो मध्यांतर में भोजन दिया जाता है स्कूलों में बच्चों के लिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है मध्यांतर भोजन की, उसमें किस प्रकार भोजन की हम व्यवस्था करें, किस प्रकार उस कार्यक्रम को हम संपन्न करें, कौन से डे में कौन सा भोजन हम तैयार करवाएं, कैसे हम छात्रों को उसका वितरण करें, किस प्रकार से अनुशासन में रहकर के छात्र उसको प्राप्त कर सकते हैं और भोजन की प्राप्ति करते हुए ठीक प्रकार से अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से वो संपन्न करा सकता है। ये सारे सुधारात्मक योजनाएं वो अध्यापक को सिखाई जाती है, प्रशिक्षणार्थी को सिखाई जाती है। अध्यापक के द्वारा प्रशिक्षणार्थी को छात्र शिक्षण में कार्यक्रम के अंतर्गत, ये प्रक्रियाओं के अंतर्गत ये बातें बताई जाती है ताकि छात्र अध्यापक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ठीक प्रकार से कर सके। सरकार के द्वारा जो भी नियम के अनुसार जो हमारे डे बाय डे किस प्रकार का भोजन छात्रों को शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, किस प्रकार से हम शारीरिक विकास छात्रों का कर सके, शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास कर सके और मानसिक विकास के साथ साथ छात्र किस प्रकार के स्वस्थ रह सकते हैं, इस प्रकार के भोजन की व्यवस्था हमें मध्याह्न भोजन में करनी चाहिए। ऐसी योजना बनाने के लिए हमें पहले से उसका चार्ट बना लेना चाहिए और चार्ट के अनुसार हमें प्रत्येक डे बाय डे उनको भोजन की व्यवस्था हमें चार्ट के अनुसार दे देनी चाहिए ताकि कोई अव्यवस्था न हो, हमारी योजना सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ऐसी व्यवस्था में सुधार हेतु भी हम इस छात्र शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रियाओं के बारे में भी इनको बताते हैं ताकि अध्यापक को उन व्यवस्थाओं को देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला है प्रयोगात्मक कार्य की व्यवस्था। प्रयोगात्मक कार्य की व्यवस्था के अंतर्गत भी हम कई प्रकार के जो ट्रेनिंगों के माध्यम से जब हम कोई शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम कराते हैं तो वो किस प्रकार से प्रयोगात्मक कार्य करें, किस प्रकार से अभ्यास शिक्षण का कार्यक्रम करें, किस प्रकार से वो पाठ का विकास करें, किस प्रकार से प्रयोगात्मक तरीके से प्रोजेक्ट बनाने का कार्य संपन्न करें, ये कार्यों की व्यवस्था भी छात्र अध्यापक शिक्षण में प्रक्रियाओं में बताई जाती है कि जो भी हम छात्रों को कार्य देते हैं तो वो किस प्रकार प्रयोगात्मक तरीके से उसको संपन्न कर सकता है, प्रोजेक्ट बनाकर किस प्रकार से हम संपन्न कर सकता है, किस प्रकार प्रोजेक्ट को ठीक प्रकार से वो निर्माण करना सीख जाता है। ये शिक्षण अभ्यास पाठ योजना अगर हम छात्र अध्यापक को बताइए तो किस प्रकार उनके दौरान वो शिक्षण अभ्यास के दौरान पाठ का विकास कर सकता है, ये सब प्रयोगात्मक कार्य की व्यवस्था के अंतर्गत मानी गई है ताकि हम इन व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से दे सकते हैं। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन करने के लिए भी हमें कई प्रकार के आयोजनों की व्यवस्था करनी पड़ती है, योजनाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन भी हमें पाठ्यक्रम के साथ साथ सैद्धांतिक रूप से और सैद्धांतिक रूप के साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार के जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के हमें निर्माण करना चाहिए ताकि खेल के माध्यम से, कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और वो अपना मनोरंजनात्मक तरीके से अपना विकास कर सकता है और ठीक प्रकार से अपने जो मस्तिष्क का विकास होकर के ठीक प्रकार से सैद्धांतिक ज्ञान को भी प्राप्त करें और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का से भी वो जुड़े ताकि उनका आयोजन हम ठीक प्रकार से करने का जो कार्यक्रम है वो छात्र अध्यापक ठीक सके। क्योंकि पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली क्रियाओं को हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। हमें पाठ्यक्रम के साथ साथ इन क्रियाओं को भी संपन्न कराना आना चाहिए ताकि हम अध्यापकों उन क्रियाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित कर सकते हैं, किस प्रकार इन प्रक्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें सिखानी चाहिए और किस प्रकार इन क्रियाओं का आयोजन हम कर सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हम कई प्रकार के नुक्कड़ नाटकों के बारे में समझा सकते हैं, बागवानी का कार्यक्रम करवा सकते हैं, कविता गीत के बारे में बता सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में बता सकते हैं। कई प्रकार की ऐसे जो
बाल योजनाएं हम बना सकते हैं, कई प्रकार के क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कर, जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर पाठ्य सहगमन क्रियाओं के अंतर्गत हम आयोजन कर सकते हैं। इन प्रयोगों को हम उसमें पढ़ाई के साथ साथ भी करवाएं तो बहुत अच्छा कार्यक्रम का रहेगा। ये भी हमें छात्र शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रियाओं में को सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसा आयोजन भी हमें करते रहना चाहिए। प्रयोगशाला में उपकरणों का नियोजन, प्रयोगशाला में उपकरणों का नियोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इसका नियोजन करें, उसकी व्यवस्था दें, किस प्रकार हम प्रयोगशाला को सुसज्जित करें, प्रयोगशाला की किस प्रकार हम व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला कई प्रकार की होती है। अगर हम प्रशिक्षण के दौरान हम छात्रों को कई प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षण की ट्रेनिंग देते हैं, तो कई प्रकार की हमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। जैसे हमें अगर कोई शब्दों में बोलने में कोई कठिनाई आ रही है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण हमें करना है, तो भाषा प्रयोगशाला का हम प्रयोग कर सकते हैं। इनमें भी हम कई प्रकार के प्रयोगशाला का उपयोग हम ले सकते हैं। अगला आता है हमारा मनोविज्ञान प्रयोगशाला। बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान ग्रहण करने के लिए, बच्चों की मनो दशा को जानने के लिए मनोविज्ञान प्रयोगशाला का भी उपयोग ले सकते हैं। तो कि हम प्रशिक्षण के दौरान मनोविज्ञान प्रयोगशाला का भी प्रयोग हम करते रहते हैं। ये भी हमारे प्रयोगशाला आती रहती है। सामाजिक प्रयोगशाला, अगर सामाजिक अध्ययन का हम प्रयोग करें, समाज का हम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, इतिहास के ज्ञान हमें लेना होता, तो सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत में हमें कार्य। कई प्रकार की साइंस की प्रयोगशाला, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला, वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला, इनका भी हम कई प्रकार से आयोजन कर सकते हैं, उनका व्यवस्था दे सकते हैं, उपकरणों का नियोजन कर सकते हैं। इन सारी जो व्यवस्था है, छात्र अध्यापकों का ज्ञान इनमें होना चाहिए, कार्यक्रम की प्रक्रिया में उनको सीखना चाहिए, ताकि जहाँ भी वो स्कूल में जाए, कई प्रकार के प्रयोगशाला के माध्यम से उनने जो ज्ञान ग्रहण किया है, उस ज्ञान को वो उस प्रयोगशाला में नियोजन, उपकरणों का नियोजन, किस प्रकार से व्यवस्था उनको दे सके और अपना कार्य शिक्षण की ठीक प्रकार से संपन्न हो सके। ये सारे कार्यक्रमों का नियोजन भी उनको आना चाहिए। समय समय पर ये भी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण उनको देते रहना चाहिए। ये भी कार्यक्रम के अंतर्गत चलता रहता है। शब्ददर्शी सहायक सामग्री का निर्माण, शब्ददर्शी सहायक सामग्री का निर्माण भी हमें समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि शब्ददर्शी सहायक सामग्री पाठ के विकास में, स्थायी ज्ञान देने में और हमें कई प्रकार से जल्दी सीखने में बहुत सहायक होती है। शब्ददर्शी सहायक सामग्री का अर्थ होता है देखना और सुनने वाली सहायक सामग्री। हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इन सहायक सामग्री का प्रयोग भी हमें समय समय पर निर्माण करने के लिए, इनके द्वारा पढ़ाई के लिए बताई जानी चाहिए। जैसे शब्ददर्शी सहायक सामग्री के माध्यम में हम टेलीविजन का प्रयोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। दृश्य सामग्री के अंतर्गत हम चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। शब्द सहायक सामग्री के अंतर्गत हम रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं, कई प्रकार मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो चीजें हैं, हमें दृश्य के अंतर्गत हम चार्ट, मॉडल इनको दिखा सके, शब्द के अंदर सुनने वाले रेडियो के अंतर्गत, और दोनों को अगर मिलाएं शब्द दस को, तो हम टेलीविजन का या वीडियो का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ऐसी सहायक सामग्री निर्माण करना भी एक छात्र अध्यापक को बताना चाहिए, छात्रों को बताना चाहिए, ताकि वो शिक्षण के दौरान जो भी गलती करते हैं उनमें वो सुधार कर सके। अगर हम सूक्ष्म शिक्षण की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण में अगर हमने पाठ योजना का विकास किया, पाठ को हम पढ़ा रहे हैं, इससे 5 से 10 मिनट की अगर हमने पाठ योजना बनाई है और हम उसको पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को लेकर हम उसमें को पढ़ा रहे हैं, और हमने अगर कोई बीच में कोई गलती करते हैं लेकिन हमें उस गलती का अनुभव नहीं होता है, पर्यवेक्षक उसमें टिप्पणी डाल देता है कि आपने अमुक गलती इस स्थान पर की है, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते, तो उस स्थान पर हम क्या करते, हमारी जो उसको सूक्ष्म शिक्षण के दौरान हम कोई शब्ददर्शी सहायक सामग्री के माध्यम से हम वीडियो रिकॉर्डिंग करें, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने जब वो जितनी पाठ योजना, जितने मिनट की पाठ योजना हमने बनाई, उसकी रिकॉर्डिंग करके हम उसको संपन्न करें। बाद में हमारे पाठ समाप्ति के बाद उस रिकॉर्डिंग को हम देखें, और देखने के पश्चात हमें स्वयं पता चल जाएगा हमने कहाँ गलती की है, और गलती के दौरान पुनः जब हम पाठ योजना का निर्माण करेंगे तो उस गलती को पुनः नहीं दोहराएंगे। यही हमारे शब्ददर्शी सहायक सामग्री निर्माण का एक माध्यम होता है कि स्वयं उसको देख करके हमारी गलतियों को हम दूर करें। ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना भी हमें आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की प्रक्रियाओं को भी हमें छात्र अध्यापकों को समझाना चाहिए। ये शब्ददर्शी सहायक सामग्री का जो निर्माण है, ये अध्यापक में आना चाहिए, छात्र अध्यापक में आना चाहिए, ताकि छात्र अध्यापक उनको सीख सके, उनका निर्माण कर सके। ये व्यवस्था उनके द्वारा दी जाती है। अगला है
जो भी हम कार्यक्रम वगैरह दे रहे हैं तो उनके लिए हम और भी कई प्रकार की जानकारी हम दे सकते हैं, उनका जानकारी के माध्यम से हम बता सकते हैं। अगर हम बात करें कि छात्र शिक्षण जो भी हमारे कार्यक्रम की प्रक्रिया है, छात्रों को संचय अभिलेख का बनाना, छात्रों का संचय आलेख बनाने के लिए भी हम कई प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था कर सकते हैं कि किस प्रकार से संचय आलेख हम बना सकते हैं। छात्रों का जो रिकॉर्ड होता है, विद्यालय में जो रिकॉर्ड होता है, उसको किस प्रकार से हम निर्माण करें, किस प्रकार उसकी जानकारी रखें। अगर कोई छात्र हमारे प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण ले रहा है तो उसका संचय आलेख हम किस प्रकार बना सकते हैं, उसका नाम, उसका पता, वो कहाँ रहता है, किस जाति का है, किस वर्ग का है, उसकी क्या योग्यता है, क्या उसकी प्रतिशत है, ये सब संचयी आलेख पत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति के बारे में हमें कोई विद्यालय में कोई आवश्यकता पड़ती है, संचयी आलेख पत्र को हम निकालते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संचयी आलेख पत्र भी हमारा बनाना आना चाहिए। छात्र शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों में हम कई प्रकार के संचयी आलेख पत्रों की जानकारी हम देते हैं, किस प्रकार से हम छात्रों को इन बातों को सिखा सकते हैं और सिखाने के पश्चात वो किस प्रकार से रिकॉर्ड का संधारण कर सकते हैं। और संधारण करने के बाद जब भी कोई छात्र हमारे यहाँ से चला जाता है, ट्रेनिंग करके चला जाता है और कभी भी उसको कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, हम इन संचयी आलेख पत्र को निकाल करके उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था संचयी आलेख पत्र के अंतर्गत बनानी पड़ती है। ये भी बनाना छात्र अध्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत आना चाहिए, इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत आना चाहिए। व्यक्ति इतिहास की अगर हम बात करें, व्यक्ति इतिहास की केस स्टडी की हम बात करें तो व्यक्ति के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए, केस स्टडी हमें करनी चाहिए, इतिहास के बारे में हमें पता करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति इतिहास जो होता है, व्यक्ति के बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में अध्ययन करना, केस स्टडी करना, तो व्यक्ति के बारे में उसका नाम, गांव, पता, लिंग, कहाँ रहता है, किस वर्ग का है, किस परिवार से, सामाजिक स्थिति क्या है, ये सारी स्थिति उनकी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है या सिटी का रहने वाला है, उस स्थान पर उसके घर पर और कौन कौन रहते हैं, क्या वो अपने नाना मामा के यहाँ रहता है या आपके पारिवारिक दादा दादी के यहाँ रहता है या अकेला रहता है या टूटे हुए परिवार से, ये सारी जो स्थिति है वो व्यक्ति इतिहास के अंतर्गत आती है। व्यक्ति के इतिहास के बारे में हम कई प्रकार की संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करते हैं ताकि हम उनको समय समय पर निर्देशन दे सकें। जो भी दिक्कत है, अगर पढ़ाई के दौरान व्यक्ति अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बालक नहीं कर पा रहा है, तो उसकी केस स्टडी हम करते हैं और केस स्टडी करने के बाद, व्यक्तिगत अध्ययन करने के बाद हम निर्देशन उनको प्रदान करते हैं, गाइडेंस उनको प्रदान करते हैं। इसलिए हमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत कई प्रकार की जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं ताकि व्यक्तिगत अध्ययन के दौरान हमें कई प्रकार की जानकारी हमें उनकी प्राप्त हो जाए, उसके अनुसार निर्देशन उनको हम प्रदान करें ताकि वो शिक्षा से जुड़ सके। आपने देखा होगा कई बालक ऐसे होते हैं जो विद्यालय में प्रवेश तो ले लेते हैं, प्रवेश लेने के बाद वो स्कूल नहीं आते। स्कूल नहीं आने का कारण ये होता है कि कई प्रकार के पारिवारिक स्थिति उनकी खराब होती है, या कोई कार्य करने के लिए चले जाते हैं, या घर वाले उनको कार्य करने के लिए भेज देते हैं, मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं, या पशु चराने चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बालक का व्यक्ति इतिहास के बारे में केस स्टडी करनी चाहिए कि बालक को क्या तकलीफ है कि वो विद्यालय नहीं आ रहा है, विद्यालय क्यों नहीं आ रहा, इसके बारे में हमें जानकारी, तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है। व्यक्तिगत अध्ययन तथ्यों को इकट्ठा करके आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं और उनका अध्ययन करते हुए हम पता निष्कर्ष निकालते कि बालक को अमुक परेशानी है और अमुक परेशानी के अंतर्गत उस परेशानी को ढूंढते हैं और फिर गाइडेंस उनको प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम व्यक्ति इतिहास के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनको गाइडेंस प्रदान करते हुए फिर शिक्षा से उनके जोड़ने का प्रयास हम करते हैं ताकि विद्यालय वो सुचारू रूप से आ सके और अध्ययन वो कर सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके और अच्छी नागरिक गुण उनमें विकसित हो सके और देश की सेवा में अपना योगदान दे सके। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए एक टीचर का दायित्व होता है कि विद्यार्थियों को विभिन्न अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का वो प्रयास करता रहता है और प्रयास करें ताकि वो अच्छे नागरिक गुणों में प्रवेश करा सके। ऐसी व्यवस्थाओं के द्वारा
अध्यापक के द्वारा कई प्रकार की ऐसे अध्ययन किए जाते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन होता है, ऐतिहासिक अध्ययन होता है, कई संचयी आलेख पत्र के अंतर्गत वो अपनी जानकारी उनके अंतर्गत भरवाई जाती है। कई प्रकार से प्रश्नावली का वो निर्माण करता है, तथ्यों को इकट्ठा करता है, साक्षात्कार के माध्यम से कई प्रकार की कठिनाइयों को वो पूछ सकता है, उनको भी निर्देशन प्रदान कर सकता है। ऐसी कई प्रकार की जानकारी है, या अनुसूची के माध्यम से भी कई प्रकार की जानकारी है वो इकट्ठी कर सकता है। ये कई प्रकार से ऐतिहासिक जानकारी अध्ययन करने की कई हमारी विधियां होती है, उनके अंतर्गत हम इनका अध्ययन कर सकते हैं और कई ऐसे प्रक्रियाओं के अंतर्गत को ज्ञान प्रदान करते हैं। गृह कार्य का नियोजन, गृह कार्य का भी नियोजन हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। तो गृह कार्य का नियोजन भी हमें, जब तक हम उनको कार्य करने के लिए नहीं देंगे, गृह कार्य का नियोजन हम ठीक प्रकार से उनको एक निबंधात्मक प्रश्न नहीं देंगे तो ठीक प्रकार से उस पाठ के बारे में उसको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। जो भी उसने पाठ पढ़ा है, जो भी अध्ययन उन्होंने किया है, जिस पाठ को अध्यापक ने पढ़ाया है, उसने कितना बोध किया है, कितना ज्ञान ग्रहण किया है, उस ज्ञान के आधार पर हमें गृह कार्य का नियोजन भी उनको देना चाहिए। किस प्रकार से वो गृह कार्य का कार्य संपन्न करे और फिर उसको सुबह आकर के अध्यापक को वो गृह कार्य को चेक कराए, ताकि उसका नियोजन करने का तरीका ठीक प्रकार है या नहीं, और उस तरीके के अनुसार जो गृह कार्य है उसका कार्य वो ठीक प्रकार से संपन्न करा रहा है या नहीं। ऐसे नियोजनों की व्यवस्था के अनुसार हमें कार्य करते रहना चाहिए। पाठ्य इकाई में छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन, पाठ्य इकाई में छात्रों की प्रगति का भी मूल्यांकन हमें समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि पाठ्य इकाई में छात्र की प्रगति का मूल्यांकन जब तक हम पाठ को पढ़ाएंगे या पाठ को पढ़ाने के पश्चात इकाई में छात्र की प्रगति कितनी हुई है, हम इस इकाई के अंतर्गत हमने कितने पाठ पढ़ा दिए हैं, या पाठ को पूर्ण करने के बाद हम मूल्यांकन उसको कर रहे हैं, इनमें सारी चीजों की हम प्रगति कितनी हो पाई है, इसका मूल्यांकन भी हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था भी हमें छात्र शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम करते रहते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं की हमें जो प्रशिक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को हमें देनी चाहिए। इसलिए हमें पाठ का निर्माण करना आना चाहिए, इकाइयों का निर्माण आना चाहिए, और किस प्रकार हम मूल्यांकन कर सकते हैं, ये सारी व्यवस्था उन पर आनी चाहिए। जब तक ये व्यवस्था नहीं आएगी तब तक हम पाठ का ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम पाठ, इकाई एवं मूल्यांकन का कार्यक्रम को पूरा सीख करके हम मूल्यांकन या निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। विद्यालय सभा और सहयोगियों की बैठक में भाग लेना, विद्यालय सभा में भी हमें समय समय पर भाग लेना चाहिए और सहयोगियों की बैठक में भी भाग लेना चाहिए। जो भी हमारे सहयोगी है वो उनमें हमें बैठक में भाग लें, कि हम जो भी हमारे जो में हमसे बड़े जो अध्यापक हैं, हमसे सीनियर जो अध्यापक हैं, उनसे कई प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। विद्यालय में सभा में कई प्रकार के हम प्रस्ताव हमारे रख सकते हैं और उनके माध्यम से हम विद्यालय का विकास भी कर सकते हैं। जो भी हमें शैक्षिक कठिनाई आती है उन सभाओं के माध्यम से हम उनको दूर कर सकते हैं। कई प्रकार विचार गोष्ठियों के माध्यम से हम उन सभाओं में अपनी कठिनाई को बता सकते हैं और विचार मंथन के दौरान कठिनाई को हम दूर कर सकते हैं। तो विद्यालय की सभाओं में कई प्रकार की सभाओं का आयोजन किया जाता है, जो कि हमारी जयंतियां होती हैं, कई प्रकार के पर्व होते हैं, कई प्रकार की शैक्षिक सभाएं होती है। सरकार के द्वारा कई प्रकार के ऐसे दिन नियुक्त किए जाते हैं जहाँ पर सभा आयोजित की जाती है। नुक्कड़ गांव में जाकर के नुक्कड़ सभाओं का आयोजन हम करते हैं। विद्यार्थी अभिभावकों को वैसे संपर्क करते हैं, बच्चों से संपर्क करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, शिक्षा के प्रति जोड़ते हैं। कई प्रकार के ऐसे सामाजिक सरोकार के रूप में सामाजिक व्यक्तियों को बुला करके सभा का आयोजन करते हैं। ये सब सहयोगियों की बैठक के अनुसार हम उनको संपन्न करते हैं, ताकि शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूप से संपन्न हो सके, अच्छी हो सके, और शिक्षा की व्यवस्था, पाठ का विकास या प्रक्रियाओं के बारे में या कार्यक्रम का संगठन हम ठीक प्रकार से संपन्न कर सके। ऐसे जब विद्यालय की सभा एवं सहयोगी की बैठक में हम भाग लेंगे तभी ये कार्यक्रम सहयोग पूर्वक संपन्न हो सकेगा। इसलिए छात्र शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रियाओं में ये विद्यालय की सभाओं के बारे में, सहयोगी की बैठक के बारे में बताना चाहिए। किस प्रकार से कौन कौन सी बैठक में किन किन व्यक्तियों को बुलाया जाए, किस प्रकार बैठक को संपन्न किया जा रहा, कौन से प्रस्ताव को पहले बोलना चाहिए, किस प्रकार से हम उसका अनुमोदन करें, किस प्रकार से हमारे जो अनुमोदन के पश्चात हम उस पर विचार मंथन करने के बाद निष्कर्ष निकालें। ये सब सभाओं के माध्यम से हम उस निष्कर्ष तक, कठिनाइयों तक पहुंच सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये सब बैठक में ही निर्णय
होता है। ऐसी बैठकों की व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में हमें करते रहना चाहिए, ताकि सामाजिक सरोकार के अंतर्गत जो विद्वान जो है हमारे सामाजिक क्षेत्र में अपना स्थान रखने वाले या सामाजिक प्रतिष्ठा में अपने जो भामाशाह होते हैं उनको बुला करके, या शिक्षाविद होते हैं उनको बुला करके, या विद्यालय में और भी कई प्रकार के ऐसे समाज क्षेत्र से जुड़े हुए अच्छे जो हमारे शिक्षाविद हैं उनको बुलाते हुए हमें सभाओं का आयोजन करना चाहिए, ताकि कई प्रकार की जानकारी हमें उनसे हासिल हो सकती है। और शिक्षा के क्षेत्र में और भी उच्च अगर ज्ञान रखते हो उनको भी सभा में बैठकों में बुला करके उनके भी विचार हमें लिए जाए तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और भी सुधार हो सकता है, हमें भी सीखने को हमें मिलता है। ऐसी बैठकों में भाग लेकर के छात्र शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया में उनको बताना चाहिए। कार्यालय में विभागों की व्यवस्था, कार्यालय में विभागों की व्यवस्था भी हमें छात्र शिक्षण कार्यक्रम में बतानी चाहिए कि कार्यालय में विभागों की कैसी व्यवस्था होती है, कार्यालय में कार्य को किस प्रकार से संपन्न किया जाता है, कौन से विभागों की क्या व्यवस्था होती है, इन विभागों के माध्यम से क्या क्या व्यवस्था है किस क्षेत्र में की जाती है। इन कार्यालय विभागों की व्यवस्था भी छात्र शिक्षण के अंतर्गत कार्यक्रम में बतानी चाहिए, क्योंकि महाविद्यालय में कई विभागों की व्यवस्था की जाती है, विश्वविद्यालय में कई विभागों की व्यवस्था की जाती है। विभागों के अंतर्गत कई प्रकार की अलग अलग व्यवस्थाओं को उनको समझाना चाहिए। और कार्यालय में कौन कौन से कार्य है, हमारे प्रशासनिक कार्यालय में कौन कौन से कार्य आते हैं, इनमें किस प्रकार से कार्य संपन्न किए जाते हैं, इन कार्यालयों की व्यवस्थाओं के बारे में छात्र अध्यापकों को बताएं, छात्र शिक्षण कार्यक्रमों को बताएं, क्योंकि कार्यालय भी स्कूल महाविद्यालय का एक बहुत ही अच्छा एक संपन्न कार्यक्रम करने का स्थान होता है, जिसके अंतर्गत कार्यालय अधीक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। बिना कार्यालय के विद्यालय कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से पुस्तकालय की अहमियत महाविद्यालय में विद्यालय में होती है, उसी प्रकार से कार्यालय भी एक रीढ़ की हड्डी होती है महाविद्यालय या विद्यालय की। बिना कार्यालय से हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कार्यालय से सूचना हमारी प्राप्त होती है, कार्यालय से हम कई प्रकार के आदेशों की पालना हम करते हैं, कई प्रकार के आदेश कार्यालय से निकाले जाते हैं, कई प्रकार से जो प्रधानाचार्य के द्वारा कार्यालय से संपर्क करते हुए अन्य कार्यों को संपन्न करवाया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं विभागों की व्यवस्था भी छात्र अध्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रक्रिया में बताई जाती है। श्रम के मूल्यांकन के लिए प्रपत्र, श्रम के मूल्यांकन के लिए प्रपत्र भी हमें भरना चाहिए। जानकारी हमें रहनी चाहिए श्रम के मूल्यांकन के प्रपत्रों के बारे में, किस प्रकार श्रम का मूल्यांकन कर सके। ऐसे मूल्यांकनों के लिए हमें श्रम का जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, श्रम अपना आकलन नहीं करेंगे, अपनी कमियों का हम श्रम आकलन नहीं करेंगे, तब तक अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा। इसलिए श्रम के मूल्यांकन के लिए भी प्रपत्र भरते रहना चाहिए। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे, हमें आगे सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए छात्र अध्यापक को चाहिए कि वो श्रम का मूल्यांकन करने के लिए प्रपत्रों का भरें और कई प्रकार के अपने मूल्यांकन में जो अच्छाई है उनको निर्णय करके अपनी कमियों को निर्देशन उनमें करें, ताकि कमियों को उनमें भरें, ताकि हम आगे आने वाले जो है हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उन कमियों का दोबारा हम प्रयास न करें। ऐसी कमियों को हम दूर करते हुए अपनी शैक्षिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं, श्रम के मूल्यांकन में सुधार कर सकते हैं। ऐसे प्रपत्रों को हमें समय समय पर भरते रहना चाहिए। ऐसे प्रपत्रों के द्वारा हम श्रम के मूल्यांकन के लिए प्रेरित हो सकते हैं। समय समय पर प्राध्यापक के द्वारा भी हमारा मूल्यांकन होना चाहिए, विषय विशेषज्ञों के द्वारा भी मूल्यांकन होना चाहिए। जब तक व्यक्ति श्रम का मूल्यांकन है, सबसे अच्छा मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति श्रम होता है। श्रम का मूल्यांकन की कई प्रकार की विधि प्रविधि युक्तियां होती है, वो श्रम का मूल्यांकन कर सके। दूसरे पर विश्वास न करके श्रम अपना मूल्यांकन करेंगे तो कार्य हमारा संपन्न हो जाएगा। इसलिए हमें दूसरे की तरफ न देख करके पहले अपनी तरफ देखना चाहिए, अपना मूल्यांकन श्रम करना चाहिए, अपने श्रम का प्रपत्र भरना चाहिए, उन कमियों को लिखना चाहिए। ये आत्मकथा के अंतर्गत श्रम का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने अपने श्रम का मूल्यांकन किया, आत्मकथा श्रम ने अपनी लिखी। हम श्रम की आत्मकथा का लिखें तो हमें श्रम का मूल्य और कमियों को अगर हम लिखेंगे तो कई प्रकार के श्रम का मूल्यांकन करने में हमें लाभ होगा। इसलिए हमें छात्र शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कई प्रकार की प्रक्रियाएं हम उसके अंतर्गत बताते हैं और प्रक्रियाओं के माध्यम से हमें कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। ऐसे कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आज हम छात्र शिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब हम
बात करते हैं कई प्रकार के निर्देशन और परामर्श की। जब तक व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेगा, जब तक स्वयं के बारे में नहीं जानेगा, छात्र शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों की व्यवस्था को स्वयं नहीं समझेगा, या कक्षा कक्षी की व्यवस्था हम किस प्रकार से दे सकते हैं इनकी जानकारी उसको नहीं होगी, किस प्रकार से पढ़ाई के दौरान हम विधि प्रविधि का प्रयोग करें, युक्ति का प्रयोग करें, किस प्रकार हम शिक्षण सिद्धांतों को बताएं, किस प्रकार हम नवाचारों का हमें प्रयोग करना चाहिए, कौन सी सहायक सामग्री प्रयोग कब किया जाए, किस प्रकार से उसका प्रदर्शन किया जाए, कब हमें सहायक सामग्री को उतारना चाहिए, दूसरी सहायक सामग्री कब उतारना चाहिए, किस प्रकार से स्थायी ज्ञान हम बच्चों को दे सकते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है उन्हें ये छात्र शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर बताते हैं। और अंतिम रूप से फिर इन सारे कार्यक्रम को पाठ योजना का पूर्ण रूप से सब शिक्षा बिंदुओं को पूर्ण करते हुए फिर हम मूल्यांकन कार्यक्रम करते हैं। और मूल्यांकन कार्यक्रम के पश्चात व्यक्ति अगर कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद, छात्र अध्यापक उस मूल्यांकन कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद स्वयं का आकलन करे तो और भी दूसरी पाठ योजना में वो सुधार कर सकता है। इन छात्र शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने सारी चीजें आपको बताई और धैर्य पूर्वक आप सुन रहे होंगे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है दोबारा वीडियो लेकर के पुनः आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।